नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। प्रयागराज 2025 महाकुंभ के लिए गोरखपुर रोडवेज में बड़ी तैयारी चल रही है, जहां गोरखपुर परिक्षेत्र के साथ जिलों के साथ पश्चिम बिहार के जिलों के श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ में ले जाने के लिए गोरखपुर परिवहन 390 बसों का संचालन करने जा रहा है, जिनसे करीब 16,000 श्रद्धालु एक दिन में यात्रा कर सकेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है और इसके अलावा गोरखपुर परिक्षेत्र से 2300 से भी अधिक बसें गुजरेंगी, जिसमें सवार होकर यहां के श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ स्नान और दर्शन के लिए जा सकेंगे। गोरखपुर से प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाली बसों में खास बात यह होगी कि ये सभी बसें भगवा रंगों में रंगी होंगी, जहां प्रयागराज महाकुंभ मेला के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर परिक्षेत्र बेहद खास स्थान रखता है, जिसे ध्यान में रखते हुए गोरखपुर रोडवेज 390 बसों को खास तौर पर तैयार कर रहा है। ये सभी बसें गोरखपुर परिक्षेत्र के 38 स्थानों से होकर महाकुंभ मेला के लिए आएंगी और जाएंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी जितनी भी हमारी बसें हमारे विभाग में संचालित हो रही हैं, जो कुंभ में लगाई गई हैं, सभी बसों को भगवा कलर में कराया जा रहा है। ये हमारा जो हमारी नई बसों की कलर स्कीम है, उसी स्कीम में सभी को कराया जा रहा है। तो हमारे परिक्षेत्र में लगभग 450 बसें हैं और 390 बसों को इसमें कुंभ में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी जितनी बसें बचेंगी उन सभी को हम लोग एक ही कलर में करा देंगे, ताकि यात्रियों को कोई भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो और कुंभ में जो भी यात्री हमारी बसों में यात्रा करें उनको एक अच्छा अनुभव भी हो। बसों का इस हिसाब से मेंटेनेंस और सारी चीजें हम लोग समय से पहले पूर्ण करा लेंगे। देखिए, गोरखपुर से है, जहां कुंभ के लिए गोरखपुर से होगा बसों का संचालन, जहां गोरखपुर परिवहन करेगा 390 बसों का संचालन, जहां एक दिन में करीब 16,000 श्रद्धालु कर सकेंगे यात्रा और इन सभी बसों को भगवा रंगों में रंगने की तैयारी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो देवेंद्र, जिस तरीके से कुंभ मेला को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, उसी के चलते अब एक नई पहल सामने आई है, जिसमें गोरखपुर बस सेवा का संचालन करने जा रहा है, जिसमें 390 बसों का संचालन होगा। इस संबंध में और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुंभ मेले को लेकर गोरखपुर में तैयारी जोर शोर से चल रही है। जितने भी बस है उन्हें कलर से रंगा भी जा रहा है, उस पर कुंभ लिखा भी जा रहा है, जिससे लोगों के लिए एक उत्साह बना हुआ है। और जिस तरीके से कुंभ को लेकर तैयारी हर जगह चल रही है, उसी तरीके से गोरखपुर में तैयारियों का एक अलग ही रुख है। वहीं पे ये भी प्रबंधक के द्वारा कहा गया कि अगर ग्रामीण अगर बसों को अगर बुक कराते हैं एक बस, तो गाँव तक भी पहुंच कुंभ मेले में पहुंचाने के लिए काम करेगा बस। जी, ये इनका जो रूट मैप होगा वो कितने जिलों से होकर ये गुजरेगी? देवेंद्र, कितने बसों का संचालन किया जा रहा है? आखिर कितनी? गोरखपुर में 390 बसों का संचालन किया जा रहा है कुंभ के लिए। जी, इनके लिए क्या रूट मैप तैयार किया गया है? गोरखपुर में रूट मैप यह तैयार किया गया है कि कुंभ मेले में जाने के लिए अलग अलग तरीके से कई हर एक गांव में भी बस पहुंचेगी। जैसे कुछ लोग हैं जैसे बुक भी बस को करा सकते हैं पूरी बस को, वहां पे प्रबंधक पूरे बस को भेजने का काम करेगा। उसके बाद कुंभ में स्नान कराने के बाद वह गांव तक छोड़ने भी बस आएगा। और इसके लिए बहुत से ऐसे भी ग्रामीण हैं कि ग्राम प्रधान हैं जो बसों को अपने तरीके से बुकिंग भी करा रहे हैं। जी, इनकी बुकिंग के लिए क्या ये जो बुकिंग कराई जा रही है वो ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कराई जा रही है या ऑफलाइन इनकी बुकिंग की जा रही है? इसकी बुकिंग ऑफलाइन किया जा रहा है। प्रबंधक को एक पत्र ग्राम प्रधानों के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद जितने भी सीट है उसके हिसाब से वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे सीटों को पूरी तरीके से बुकिंग कर दिया जा रहा है। जी, इनका जो किराया जो रखा गया है वो किराया दर क्या रखा गया है? किराए कुंभ के लिए किराया दर बहुत ही कम रखा गया है। जो पहले जो किराया 600 रुपए होते थे, अब कुंभ के लिए 430 रुपए ही किराया रखा गया है एक तरफ का।
एक तरफ का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि कुंभ मेला में जाने के लिए 390 बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जो गोरखपुर से संचालन शुरू किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 16,000 बस यात्री एक बार में यात्रा कर सकेंगे और इसी के चलते यहाँ पर ये बसों की तैयारी की जा रही है। और उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इन बसों को खास भगवा रंग से रंगा जा रहा है ताकि लोग आसानी से इनकी पहचान कर सकें। नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब आज से नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी, जहां 2 दिन तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जहां राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 11 नगर निगम के लिए 103 लोगों ने मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है और इसके अलावा सभासद और पार्षद के पद के लिए 2,325 लोगों ने नामांकन किया है। जब प्रदेश के 43 नगर पालिकाओं के लिए 284 नगर पालिका अध्यक्ष चुनावी मैदान में है, वहीं 1,922 लोगों ने सभासद के लिए नामांकन किया है। प्रदेश के 46 नगर पंचायतों के लिए 295 लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, तो वहीं सभासद के लिए 1,567 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और चुनाव में पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है और हर स्तर से चुनाव को निष्पक्षता के साथ करने के लिए प्रशासन के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। आप सभी को अवगत कराना आज से होगी नामांकन पत्रों की जांच। नामांकन पत्रों की जांच के बाद जारी होगी उम्मीदवारों की सूची, जहां चुनाव में अपनाई जा रही है पूरी पारदर्शिता। नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब आज से नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी, जहां 2 दिनों तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, उसी के चलते अब जो नामांकन की जो पत्र हैं उनकी जांच शुरू हो गई है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, कि निकाय चुनाव लंबे समय से होना बाकी था और अब वो प्रक्रिया चल रही है और निकाय चुनाव में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। आज और कल 2 दिनों तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसी बीच नाम वापसी का भी समय तय किया है। तो ऐसे में कल शाम तक जो प्रत्याशी हैं वो अगर अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो नाम वापस ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्क्रूटनी का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में किन किन लोगों को फाइनल रूप में निर्वाचन आयोग सही पाता है, जो नामांकन जिन लोगों ने किया है, वो एक लिस्ट कल शाम को जारी हो जाएगी और उसी बीच में जो लोग नाम वापस लेना चाहते हैं वो उनकी नाम वापसी भी हो जाएगी। तो परसों का जो समय रहेगा, यानी कि 1 तारीख का 2 तारीख का, उसमें जो चुनाव चिन्ह है वो दे दिए जाएंगे। तो अब काफी कम समय बचा हुआ है और प्रशासन की ओर से जो तमाम जो प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किए हैं उनके आवेदन पत्रों की जांच की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और पूरे प्रदेश में चूंकि 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिका है और 46 नगर पंचायत है, तो ऐसे में तमाम जो दावेदार रहे हैं, तमाम जो प्रत्याशी रहे राजनीतिक दलों के, उन्होंने आवेदन किया है। तो ऐसे में कई ऐसे नामांकन पत्र पाए जाते हैं जो बाद में खारिज कर दिए जाते हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी कितने नामांकन पत्र खारिज किए जाएंगे, लेकिन बाकी की प्रक्रिया जो है अभी फिलहाल चल रही है
और जितने भी लोगों ने नामांकन दर्ज किया है, दाखिल किया है, उन सबका यही कहना है कि उन्होंने सारे प्रपत्रों को सही तरीके से भरा है और सारी प्रक्रियाओं को, सारी औपचारिकताओं को पूरा भी किया है। और ऐसे में अब निर्वाचन आयोग की ओर से जो गाइडलाइन है जिसके तहत उन्होंने काम किया है, आगे अब नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो लिस्ट फाइनल होगी और उसके बाद से उन्हीं लोगों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जी अजय जी, जिस तरीके से नामांकन पत्रों की जो जांच की जा रही है, इन पत्रों की जांच के दौरान किन चीजों पर ज्यादा नजर बनाए हुए हैं कि पत्रों को भरने को लेकर देखा जा रहा है या फिर प्रत्याशी के संबंध में इसमें जांच की जा रही है? देखिए, तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन जिन जगहों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, हस्ताक्षर नहीं हुए होते हैं, या कुछ प्रमाण मांगे जाते हैं। कई प्रमाण पत्र ऐसे होते हैं कि जैसे किसी के खिलाफ कोर्ट कचहरी में कोई मामला तो नहीं दर्ज है, आपराधिक उनका रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके साथ साथ चूंकि निकायों में निर्वाचन के समय में 3 बच्चों वाले लोग नामांकन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे तमाम जो चीजें रही हैं। इसके अलावा जो पिछला चुनाव अगर उन्होंने लड़ा है तो चुनाव का जो आय व्यय का जो ब्यौरा है, जो खर्चा है, वो क्या निर्वाचन आयोग को दिया है, क्या उन्होंने उस समय सारी प्रक्रियाएं पूरी की हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजों की जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद ही उसको अंतिम रूप दे करके उनकी लिस्ट को फाइनल किया जाता है। कई ऐसे मौके रहते हैं कि जो आय प्रमाण पत्र को लेकर के या बाकी अन्य चीजें रहती है उसको छुपाया जाता है, आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया जाता है। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया जाता है। इसके अलावा जो अन्य दावेदार, अन्य प्रत्याशी हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि वो इस चुनाव में लड़ने के योग्य नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके इस आवेदन पर भी विचार किया जाता है कि जिन जिन लोगों ने अपने दूसरे उम्मीदवारों की योग्यता पर सवाल उठाए हैं, तो उन सारे विषयों को भी काफी गंभीरता से लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको काफी बारीकी से देखा और समझा जा रहा है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो निर्वाचन कार्य में जुटे हुए हैं, वो पूरी गंभीरता के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं और उसके बाद ही इसकी जो फाइनल लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी। जी अजय जी, जिस तरीके से फाइनल लिस्ट की बात कही जा रही है, ये फाइनल लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? देखिए श्वेता, कल शाम को एक लिस्ट जारी हो जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में हैं और परसों उनके जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में कल 5 बजे के बाद इस लिस्ट को जारी किया जाएगा और चूंकि काफी कम समय बचा हुआ है निर्वाचन को लेकर के, बाकी की जो औपचारिकताएं ये पूरी हो गई हैं और इस बार जो चुनाव होगा वो बैलेट के आधार पर होगा। तो निर्वाचन आयोग का अब काम ज्यादा बढ़ गया है, उनके पास अब समय नहीं है। इसके साथ साथ जो प्रचार करने के लिए जो पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी अब चुनावी माहौल में जुटे रहेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जाके प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन कल शाम तक का इंतजार सभी को करना होगा कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में टिके रहेंगे, जमे रहेंगे, और बाकी कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन रद्द होगा, जिनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं होंगी या उन्होंने कुछ तथ्य छुपाए होंगे, तो उनका नामांकन रद्द भी कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पर वहीं पर अब नामांकन पत्रों की जांच का सिलसिला लगातार जारी है। उनकी जांच पड़ताल के बाद ही उनके अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। खबर बलरामपुर से है, जहां 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, जो कि थाना गौरा चौराहा पुलिस टीम द्वारा वांछित युवक को गिरफ्तार किया गया है। 153-24 धारा 65(2) BNS एवं पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रोवारी थाना गौरा चौराहे जनपद बलरामपुर को लखाई ईदगाह के पास से की गई है और माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। यह पूरा मामला बलरामपुर जनपद के गौरा चौराहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना गौरा चौराहा में कल एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा पूछताछ में घटना कारित करना कबूल किया गया है।
अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना गौरा खबर बलरामपुर से है, जहां 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विशाल, क्या है ये पूरा मामला? पुलिस ने इस दुष्कर्मी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया है, कहां से इसको गिरफ्तार किया गया है? जी जी, मैं आपको बता दूं कि अभियुक्त को लखनऊ ईदगाह से गिरफ्तार किया गया है और ये 6 वर्षीय बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म किया है। उसके घर के बगल का ही रहने वाला है ये जो आरोपी है। जी विशाल, इस मामले का संज्ञान कब आया? पुलिस को आखिर कब इस बात की जानकारी हुई? ये कल दोपहर का मामला है और जैसे ही परिजनों की इसकी जानकारी हुई, उन्होंने सबसे पहले थाने पर पहुंच के नामजद अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए अभियुक्त को मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता विशाल सिंह, जिन्होंने बताया कि 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका कहना यह है कि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया, उन्होंने मामले की तहरीर दर्ज कर दुष्कर्मी को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जो कि थाना गौरा चौराहा पुलिस टीम द्वारा वांछित युवक को गिरफ्तार किया है, जिसमें 153, 24 धारा 65(2) BNS एवं पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी रोवारी थाना गौरा चौराहे जनपद बलरामपुर को लखाई ईदगाह के पास से की गई है और माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। यह पूरा मामला बलरामपुर जनपद के गौरा चौराहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब खबर बिजनौर से है, जब बिजनौर में मिला है गुलदार का शव, जब ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पहुंची है। ये खबर यूपी के बिजनौर जिले से है, जहां गुलदार का शव मिला है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। वही सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ये पूरा मामला बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के मानपुर गाँव का बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां पर गुलदार का शव मिला है, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। जहां मौके पर पहुंची है वन विभाग की टीम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ताबिश, क्या है ये पूरा मामला? ये गुलदार का शव आखिर कहां पर मिला है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला नांगल थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक आज गुलदार का शावक मिलने से वन विभाग के अंदर हड़कंप मच गया है। वहीं अगर बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों ने लगातार वन विभाग को इसकी सूचना दी है। सूचना पे वन विभाग की टीम मौके पे मौजूद है और गुलदार का अब पोस्टमार्टम करा रही है, किस वजह से गुलदार की मौत हुई। अगर हम बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर में इस टाइम गुलदार का आतंक दिखाई दे रहा है। कम से कम 2 दर्जन लोगों को अब तक गुलदार घायल कर चुका है। वहीं वन विभाग की टीम अब लगातार लोगों को गाँव जाकर जागरूक कर रही है। जी क्या ताबिश, इसके अलावा भी क्या वहाँ पे गुलदार के होने की बात कही जा रही है? क्योंकि आज तो ये गुलदार का शव मिला है, क्या उसके अलावा भी वहाँ पे गुलदार मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बिजनौर की बात करें तो कम से कम 3-4 महीने से पहले से गुलदार ने बिजनौर में आतंक मचा रखा है, जिसको लेकर अगर हम मौतों का आंकड़ा बताएं तो कम से कम 25 या 30 आदमी की अब तक गुलदार अपना निवाला बना चुका है। वहीं अगर बात करें घायलों की, तो कम से कम 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग गुलदार की चपेट में घायल हैं। वहीं अगर बात करें वन विभाग की, तो वन विभाग लगातार गांव वालों को जा के जागरूक कर रहा है कि गुलदार के हमले से आपको कैसे बचना चाहिए और गुलदार जब हमला करता है तो उससे कैसे आप बचाव कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा, जिन्होंने बताया बिजनौर जिले में गुलदार का शव मिला है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने दी है। जिसकी सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को अपने
पास रखकर वहां पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। अब खबर संभल से है, जहां संभल में रेलवे ट्रैक से उतरी है ट्रेन, जहां नंबर 3 पर सेटिंग के दौरान उतरा है इंजन, जहां इंजन के पटरी से उतरने से मची है अफरा तफरी। जहां मौके पर पहुंची विभागीय अधिकारी ने ट्रैक को दुरुस्त कराने में जुटे हैं। वहीं सभी विभागीय अधिकारियों ने चंदौसी जंक्शन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको संभल से दिखाई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से संभल में रेलवे ट्रैक से उतरी है ट्रेन, जहां पर नंबर 3 पर सेटिंग के दौरान उतरा है इंजन, जहां पर इंजन के पटरी से उतरने से अफरा तफरी मच गई है। वहीं मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारी ट्रैक को दुरुस्त कराने में जुटे हुए हैं। ये पूरा मामला चंदौसी जंक्शन का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र, जिस तरीके से ये ट्रेन पटरी से उतरी है, उसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। ये पूरा मामला जो है चंदौसी रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पर सुबह 5 बजे के करीब जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मंगलवार की सुबह को जो सेटिंग के दौरान इंजन जो है पटरी से नीचे उतर गया था। घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में जो है अफरा तफरी मच गई। अधिकारी मौके पर पहुंच गए, स्थिति को संभाला। इसी दौरान समय के लिए ट्रेन को जो है संचालन जो प्रभावित था उसके लिए चालू करा दिया गया था। हालांकि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो है इसमें जनहानि जो है वो नहीं हुई है। रेलवे कर्मियों में इंजन को दोबारा से जो है पटरी पर लाने का जो दोबारा से काम जो सुचारू किया जा चुका है। अधिकारी इस मामले की जो है पूरी तरह से जो है जांच कर रहे हैं। जी विजेंद्र, जिस तरीके से जो ट्रेन से पटरी से उतरी है उसके चलते क्या बताया जा रहा है, आखिर किन कारणों के चलते या किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश भी बताई जा रही है? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस तरीके से चल रहा था कि पटरी पे कोई ना कोई ऐसा संदिग्ध सामान मिलता था, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जाता था कि कोई साजिश का बात कही जाती थी। क्या ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिला है इसमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुबह जो 5 बजे करीब पटरी की जो सेटिंग की जा रही थी, तो उसी के दौरान जो इंजन जो है पटरी से उतरा है, जिसमें अभी तक किसी भी तरह के अधिकारी के इसमें जो है किसी भी तरह की साजिश को लेकर अधिकारी जो बयान जो है वो नहीं आया है। जो सुबह रेलवे का अधिकारी जो मौके पर पहुंच गए, उसके बाद जो है जो ट्रेन का जो काम था वो सुचारू रूप से दोबारा जो है शुरू हो गया है। जी, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ट्रेन का इंजन था, जो इंजन स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रहा था। उसके पीछे डिब्बा नहीं था, एक मात्रे का इंजन था, तो गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता विजेंद्र, जिन्होंने बताया कि इंजन पटरी से उतरा है, जिसमें कोई भी डब्बा नहीं लगा था। फिलहाल समय पर अधिकारियों को सूचना दे दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने इंजन को ट्रैक पर लाकर दोबारा चालू कर दिया गया है और इसमें किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।